बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, लाहौर के तारीख़ी मकामात और दीगर मकामात के बारे में वीडियोस का सिलसिला जारी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको फिर नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। और तकरीबन 70% व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरह मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए मुझे जो है मज़ीद हौसला मिलेगा। तो ये है जनाब मकबरा जहांगीर। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो आज की मेरी वीडियो जहांगीर की पसंदीदा और महबूब मलका नूर जहान के बारे में है, जिनका शुमार बरसगीर की हिंदुस्तान की ताकतवर तरीन मलकाओं में होता है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं और उनके मकबरे को भी देखते हैं। इस सामने ग्राउंड के दूसरी तरफ जो आपको एक फसील सी दिखाई दे रही है, ये जहांगीर के मकबरे की है। और फिर यहाँ पर एक दरमियान में रेलवे की पटरी हायल है और उसकी दूसरी जानब भी आपको सामने नूर जहान का मकबरा दिखाई दे रहा है। नूर जहान और उनके शोहर शहनशाह जहांगीर दोनों के मकबरे लाहौर के इलाके शाहदरा में वाक़ हैं। और ये एक मसरूफ़ रेलवे ट्रैक है। जितनी भी ट्रेनें लाहौर में इस तरफ से दाखिल होती हैं वो यहाँ से ज़रूर गुजरती हैं। तो ये देखिए, अभी भी एक ट्रेन जा रही है और फिर इसके साथ साथ ट्रैक के ये आप देख सकते हैं नूर जहान का मकबरा। तो ये है जनाब नूर जहान का मकबरा। तो आइए इनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। नूर जहान का ताल्लुक़ एक बाअसर ईरानी ख़ानदान से था और इनके दादा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का शुमार ईरान के हुक्मरान सफ़वी ख़ानदान के उमरा में होता था। वो इस्फ़हान के वज़ीर भी रहे। लेकिन कहते हैं कि ताकत की कुर्बत से जहाँ आपको बेपनाह फ़ायदा होता है, वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर इस ख़ानदान के लिए अपने वतन में अरसा हयात तंग हो गया और नूर जहान के वालिद ग़ियास बेग ने हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करने का फ़ैसला किया। उस वक्त हिंदुस्तान पर शहनशाह अकबर की हुकूमत थी और दरबार में ईरानी नस्ल उमरा का काफ़ी असर और रसूख था। ग़ियास बेग भी यही उम्मीद ली हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए कि दरबारी अकबरी में अपनी किस्मत आजमाई की जाए। शोमी किस्मत के रास्ते में यह ख़ानदान, जो पहले ही मसाइब और कसम पुरसी का शिकार था, डाकुओं के हमले का शिकार हो गया। ख़ानदान के पास सिर्फ 2 खच्चर बचे, जिस पर ख़ानदान के अफराद बारी बारी सवार होते थे और इन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा। इस ख़ानदान में ग़ियास बेग, उनकी हामला बीवी और 2 बच्चे मोहम्मद शरीफ और आसिफ खान शामिल थे। जब यह ख़ानदान कंधार पहुंचा, जो आजकल अफ़गानिस्तान में शामिल है, तो ग़ियास बेग की बीवी असमत बेग ने बेटी को जन्म दिया और इसी बेटी को दुनिया अब नूर जहान के नाम से जानती है। यहीं पर इस ख़ानदान की मुलाकात अकबर के दरबार के एक अमीर से हुई और फिर उसी के ज़रिए ग़ियास बेग को दरबार अकबरी तक रसाई हासिल हो गई। ग़ियास बेग अपनी मेहनत और तजुर्बे की बदौलत जल्द ही अकबर के दरबार में जगह बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने महर-ओ-निसा यानी नूर जहान की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। वो नूर जहान को खुशकिस्मती की अलामत समझते थे। चुनांचे नूर जहान ने फ़ारसी, अरबी के साथ साथ अदब, मौसीकी और दीगर फ़नून लतीफ़ा में भी महारत हासिल की। और ये सामने आप देख सकते हैं कि मकबरे की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ नक्शो निगार अभी भी मौजूद हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी ज़माने में ये मकबरा किस कदर खूबसूरत होगा। 1594 में 17 साल की उम्र में नूर जहान की शादी शेर अफ़गन नामी शख्स से हुई और शेर अफ़गन का ताल्लुक़ भी सफ़वी ख़ानदान के दरबार से था, लेकिन उसे भी कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर वहाँ से हिंदुस्तान आना पड़ा। तो यहाँ पर आप 2 कब्रें देख सकते हैं। एक कब्र नूर जहान की है और दूसरी कब्र उनकी बेटी लाडली बेगम की है। 1607 में नूर जहान के पहले शोहर शेर अफ़गन बंगाल के मुकाम पर मारे गए और कुछ लोग कहते हैं कि शायद जहांगीर ने उनको मरवाया था, क्योंकि जहांगीर और नूर जहान की मोहब्बत उस वक्त तक परवान चढ़ चुकी थी। लेकिन मौरखीन की इसके बारे में राय है कि ये सिर्फ एक घड़ी हुई कहानी है और इसमें कोई हकीकत नहीं। शोहर की वफ़ात के बाद नूर जहान और उनकी बेटी लाडली बेगम को आगरा में वाक़ मुग़ल महल में बुला लिया गया और वो कुछ अरसे तक अकबर की बीवी रुकैया सुल्ताना बेगम के पास मुलाजमा के तौर पर काम करती रहीं। तो इन्हें आप खादमा नहीं कह सकते, ये आजकल जिस तरह के आप कह लें कि पर्सनल असिस्टेंट होते हैं,
چنانچہ یہ رقیہ بیگم کی پرسنل اسسٹنٹ تھیں اور تقریباً 4 سال تک انہوں نے اسی حیثیت سے کام کیا۔ پھر 1611 میں جشن نوروز کے موقع پر محل میں ایک مینا بازار منعقد کیا جا رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ اسی مینا بازار میں شہنشاہ جہانگیر کو پہلی دفعہ نور جہان سے محبت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے موقع پر شہنشاہ جہانگیر نے اپنی بیوی کو نور محل کا خطاب دیا، اور بہت جلد نور جہان شہنشاہ جہانگیر کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ شہنشاہ جہانگیر کی 12ویں اور آخری بیوی تھیں، اور پھر شادی کے 5 سال بعد شہنشاہ جہانگیر نے انہیں نور جہان کا خطاب دیا، اور آج بھی وہ نور جہان کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں۔ کثرت مے نوشی اور افیون کے نشے کی وجہ سے شہنشاہ جہانگیر کی صحت کو اچھی نہیں تھی، چنانچہ نور جہان نے تمام امور سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ ایک ذہین اور فطین خاتون تھیں، اور وہ پہلی خاتون تھی جن کے نام سے مغل سلطنت میں سکے جاری کیے گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی حکومت پر، طاقت پر کس قدر گرفت تھی۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ میں کوسم سلطان اسی طرح کی ایک طاقتور خاتون تھیں، اور کہتے ہیں کہ نور جہاں نے کوسم سلطان کو خط لکھے تاکہ صفوی خاندان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے، لیکن اس میں انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ نور جہان بہادر خاتون تھیں۔ اس کے علاوہ ان کو شاعری سے دلچسپی تھی، اور مخفی کے تخلص سے شاعری کرتی تھیں۔ انہیں فن تعمیر سے بھی دلچسپی تھی۔ انہوں نے کشمیر میں باغ تعمیر کروایا، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنے والد عماد الدولہ کا عظیم الشان مقبرہ بنوایا، اور کہتے ہیں بعد میں شاہ جہاں نے اسی طرز پر تاج محل کا مقبرہ ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر کی وفات کے بعد تمام شہزادے حصول اقتدار کے لیے میدان میں کود پڑے۔ نور جہان اپنے داماد شہزادہ شہریار کو ہندوستان کے تخت پر دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن عین موقع پر ان کے بھائی آصف خان نے ان سے دغا کیا، اور وہ آصف خان جسے محل میں دربار میں ایک اہم مقام دلوانے میں ان کا اہم کردار تھا، اس نے اپنی بہن کی بجائے اپنے داماد شاہ جہان کا ساتھ دیا، اور بالآخر شاہ جہان ہندوستان کے بادشاہ بن گئے۔ شاہ جہان کے بادشاہ بننے کے بعد نور جہان کا تمام تر جاہ و جلال اور طاقت ختم ہو گئی۔ ان کو اور ان کی بیٹی کو نظر بند کر دیا گیا، لیکن انہیں سالانہ 2 لاکھ روپے کا وظیفہ ملتا تھا۔ نور جہاں نے یہ مقبرہ اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروا لیا تھا، اور پھر 1645 میں 68 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور یہیں پر اسی مقبرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی قبر کے کتبے پر فارسی زبان کا قطع درج ہے: بر مزار ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوز، نئے صدائے بلبلے، یعنی کہ مجھ غریب کے مزار پر کوئی چراغ نہیں، کوئی پھول نہیں، یہاں کسی پروانے کے پر نہیں چلتے، یہاں کوئی نغمہ بلبل نہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔